गुड मॉर्निंग बच्चों, ओम शिव हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो सामाजिक का दूसरा पार्ट छूटा हुआ था उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो कुछ इस तरह से है। हमारे स्कूल का नाम है ओम शिव हिंदी विद्यालय, सूरत गुजरात। एड्रेस है ये है। और स्कूल के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जो प्रवेश प्रक्रिया वो प्रारंभ हो चुकी है। यदि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से किसी भी माध्यम से प्रवेश विद्यालय में लेना है तो दिए गए नंबरों के ऊपर फ़ोन कर सकते हो, या जो ये फॉर्म है इस फॉर्म को फिलअप करके जो व्हाट्सअप नंबर है, 3 व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हो। देखो, इसमें विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, कौन सी कक्षा में पढ़ता था, पुरुष मतलब सेक्स रहेगा, पुरुष या महिला, कास्ट जाति कौन सी थी, जन्म तारीख, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पिताजी का काम, माताजी का काम, परमानेंट एड्रेस कौन सा था, पिन नंबर कौन सा था, घर का मोबाइल नंबर, पिताजी का मोबाइल नंबर, ये सब आ जाएंगे। माताजी के हस्ताक्षर। और प्रवेश लेने के लिए नंबरों पर फ़ोन करना ही है। और एडमिशन चार्ज है 500 रुपये, गूगल पे से आप कर सकते हो। और बच्चों का पूर्ण रूप से इसके अंदर पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। मास्क है, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग है। और इस तरह से होगी बच्चों की पढ़ाई। जिस चित्र की ये जो चित्र इस चित्र में जिस तरह से आपको दिखाया गया है। और कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए पूर्ण सुविधाएं और प्रबंध हमारे पास है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जो प्रारंभ में मनुष्य था उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिसका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। सबसे पहले प्राचीन ये जो सबसे पहले प्राचीन मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली? इस तरह से मिली क्योंकि उसने अपने आखेट खाद्य खाने के जो औजार है उसके लिए लकड़ी के औजारों का उपयोग किया होगा, पत्थर के औजारों का उपयोग किया होगा और हड्डियों के औजारों के लिए उपयोग किया होगा। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने में किया जाता था। लकड़ियों का उपयोग था वो ईंधन के साथ साथ जलाने के साथ साथ क्या है कि झोपड़ियाँ बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है जहाँ पर आखेट संग्राहकों के कारण आखेट संग्रहों के होने के प्रमाण मिले। इन इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेट संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों, झीलों और किनारों पर पाए गए हैं। देखो, ये मानचित्र है। मानचित्र 2 है। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल है इसके अंदर भीमबेटका है, ब्रुजहोम है, मेहरगढ़ है, मुंबई, गोदावरी नदी, इमाम गांव, कृष्णा नदी, कोलकाता है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, कुरनूल गुफाएं, ब्रह्मगिरी, कावेरी नदी, ये सब है। प्राचीन समय में यहाँ पर आखेट खाद्य संग्रह से भोजन का उत्पादन किया जाता था। अब सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। पत्थर के उपकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग क्या ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर पत्थर के उपकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छे से मिल सके। शैल चित्रकला, इससे हमें पता चलता है कि शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताना है अपन को। इसके पहले ये देखते हैं भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है।
लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ इन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? भीमबेटका मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर जो नदी है, नर्मदा नदी है, तो उनको उचित मात्रा में पानी मिल सके, इसलिए उन्होंने ये जगह चुनी होगी। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से चित्रण किया गया है। ये देखो, ये चित्र। यहाँ पर ये लोग इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पर उनको आराम से अच्छी मात्रा में क्या मिल जाते थे? पत्थर मिल जाते थे। पत्थर मिलने की वजह से वो आराम से इन पत्थरों का उपयोग अपने औजार बनाने के लिए कर लेते थे। ये भीमबेटका का दृश्य दिखाया गया है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसको पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया। और ये जो सब भी वस्तुएं, इन सभी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने क्या अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब आगे आ रहा, आग की खोज कैसे हुई। मानचित्र 2 में कुरनुलु गुफा ढूंढो 13, जहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मिले हैं कुरनुलु गुफा के अंदर। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जो प्रारंभिक लोग थे वो आग को जलाना सीख गए थे। आग को इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए। आग का इस्तेमाल प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी किया जाता था। आज हम आग का उपयोग इसलिए करते हैं। देखो, नाम तथा तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर। आरंभिक काल, मध्य काल और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मनुष्य इतिहास की जो 99% कहानी है वो आरंभिक काल, मध्य काल और उत्तरपाषाण काल में ही घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उन्हें मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण और औजारों आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघुपाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों और आरो जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से ही होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब होता है हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। अगले अध्याय में हमें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। इसी के साथ है आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे इसी पाठ का दोबारा। जब तक ओम शिव हिंदी विद्यालय का यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है बच्चों।